नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसआईपी की डेट कैसे चेंज करें। कई लोग होते हैं जिनको एसआईपी की डेट चेंज करने की जरूरत पड़ती है और लगातार मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर के, मेरे व्यूअर्स के, कि एसआईपी की डेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इसको लेके एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दिया जाए। तो यही वो वीडियो है। इस वीडियो में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे हम एसआईपी की डेट चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एसआईपी की डेट हमें चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड देखिए, सबके अपने अपने रीजन हो सकते हैं, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कारण कि मान लो कोई बंदा जॉब करता है, उसकी सैलरी जो है पहले उसको 1 तारीख को मिलती थी, तो उसकी एसआईपी की डेट 5 तारीख सेट थी। ठीक है, अब उसने जॉब अपना चेंज कर दिया, दूसरे कंपनी में चला गया। अब वहां पे उसकी सैलरी 10 तारीख को होती है। अब 10 तारीख को होती है तो वो 5 तारीख को एसआईपी की जो डेट है वहां पे एसआईपी नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में अपनी एसआईपी की डेट चेंज करना चाहता है, 15 तारीख करना चाहता है। ये रीजन हो सकता है। या फिर ऐसा रीजन हो सकता है कि किसी की एसआईपी की डेट 15 तारीख सेट है, बट उसकी सैलरी 1 तारीख को ही होती है। बट जैसे ही पैसा आता है, जैसे कि आपको पता है कि जॉब वाले बंदे का क्या होता है, जैसे ही पैसा हाथ में आता है तो खर्चा होना चालू हो जाता है। ठीक है, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सारा पैसा खर्च हो जाता है और फिर 15 तारीख को जब एसआईपी की डेट आती है तो हाथ में पैसा बचता ही नहीं है। तो ऐसे सबके अपने अपने अलग रीजन हो सकते हैं जिस वजह से लोग अपनी एसआईपी की डेट को चेंज करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एसआईपी को डेट चेंज करने के लिए ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि हम मतलब डायरेक्टली गए, आपकी मान लो आप एसआईपी की डेट 10 तारीख सेट है, उसको चेंज करके आपने 5 तारीख कर दिया या उसको चेंज करके आपने 15 तारीख कर दिया। ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि एसआईपी की डेट को हम बदल सकते हैं। ठीक है, ऐसी प्रोविजन नहीं है। चाहे आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है कि एसआईपी की डेट को हम डायरेक्टली वहां से मॉडिफाई कर दे। ठीक है, मॉडिफाई करने की कोई प्रोविजन नहीं है, बट इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल है। हम किस तरीके से एसआईपी की डेट चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2 तरीके हैं, 2 तरीके से आप एसआईपी की डेट चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि जो आपकी एसआईपी चल रही है, करंटली जो आपकी एसआईपी चल रही है, उसको आप स्टॉप कर दीजिए और एक न्यू एसआईपी उसी सेम फंड में चालू कर दीजिए। ये एक तरीका होता है एसआईपी की डेट चेंज करने का। और जो न्यू एसआईपी आप चालू करोगे उसको उस डेट पे आप लगाइए जो डेट आप रखना चाहते हो अपनी एसआईपी की। मान लो आपकी 5,000 रुपए की एसआईपी चल रही है एक पर्टिकुलर फंड में, उसको आपने स्टॉप कर दिए। उसको स्टॉप करने के बाद में उसी फंड में 5,000 रुपए की एसआईपी लगाइए एक नए डेट पे। मान लो आप 15 तारीख रखना चाहते हो तो 15 तारीख के डेट पे लगाइए। तो इस तरीके से आप अपनी एसआईपी की डेट चेंज कर सकते हो। ये पहला तरीका है। हाँ, इसमें एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जो आपका ऑलरेडी पैसा इन्वेस्टेड हो चुका है उसे आपको बाहर नहीं निकालना, उसको वैसे ही पड़ा रहने देना है और एक न्यू एसआईपी लगाना है पुरानी एसआईपी को स्टॉप करके। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ऐसा है कि आपका जो एसआईपी चल रहा है जिस भी फंड में, उसको एसआईपी को आपको स्टॉप कर देना है पहले तो। और जो आपका पैसा इन्वेस्टेड हो चुका है उसको भी बाहर निकाल लेना है, मतलब रिडीम करना है। और फिर दूसरे फंड में आपको एक न्यू एसआईपी चालू करना है और जो पैसा आपने रिडीम किया उसको लमसम के रूप में दूसरे फंड में डाल देना है और न्यू फंड में आपको एसआईपी चलाना है। जो भी डेट पे आप चलाना चाहते हो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको कौन सा तरीका यूज करना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका नॉर्मल केस है, मतलब आप सेम फंड में ही इन्वेस्टेड रहना चाहते हो और सिर्फ एसआईपी की डेट आपको चेंज करना है, आपका मकसद सिर्फ एसआईपी की डेट चेंज करना है, तो आप पहला वाला तरीका आपके लिए अच्छा है। उस केस में आप सिर्फ एसआईपी को स्टॉप करिए जो आपकी करंट चल रही है और एक न्यू एसआईपी न्यू डेट पे लगा दीजिए। ये सिंपल तरीका आपके लिए हो सकता है। जो पैसा इन्वेस्टेड हो चुका है उसको वैसे ही रहने दीजिए। दूसरा तरीका तब आपको यूज करना है जब आप अपना म्यूचुअल फंड चेंज करना चाहते हैं, मतलब एसआईपी की डेट भी आप बदलना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड को भी चेंज करना चाहते हैं, मतलब दूसरे फंड में जाना चाहते हैं। तो उस केस में यह है कि आप एसआईपी को स्टॉप कर दीजिए और जो पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो चुका है उसको भी रिडीम कर लीजिए। दैट मीन उस म्यूचुअल फंड से आप बाहर निकल जाइए और फिर दूसरे म्यूचुअल फंड में लमसम के रूप में पहले तो वो पैसा डाल दीजिए जो आपने बाहर निकाला है और न्यू फंड में आप एसआईपी भी लगा दीजिए एक न्यू डेट पे। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। ये 2 तरीके हैं जहां से आप अपनी एसआईपी की डेट चेंज कर सकते हो। अब लोगों के मन में डाउट यह आता है कि जब हम एक एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं और फिर दूसरी चालू कर रहे हैं या फिर हम पैसे को रिडीम करके दूसरे फंड में डाल रहे हैं, तो ऐसे में हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा क्या। तो फ्रेंड देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको बिल्कुल मिलेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने की जरूरत है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है वो पैसे पे पैसा बनता है। ठीक है, उसे ही बोला जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो यहाँ पर भी आपका पैसे पे पैसा बन रहा है। आप अगर उस पैसे को, मतलब मैंने जो बोला कि रिडीम करके दूसरे फंड में डालना है, बट अगर आप उस पैसे को रिडीम करके पैसे को बाहर निकाल के अपने घर में रख दोगे तो फिर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस पैसे को एक फंड से निकाल के इमीडिएटली आपको दूसरे फंड में डालना है तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। और एक एसआईपी को स्टॉप करके न्यू एसआईपी तुरंत आपको चालू करनी है तो भी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखिए दोस्तों, कैसे आप ये कर सकते हो, मतलब कैसे आप एक एसआईपी को स्टॉप करके दूसरे एसआईपी में जा सकते हो, मतलब डेट चेंज करना चाहते हो उसके लिए। तो फ्रेंड देखिए, इसके लिए आपको ये तो एक तो कैंप्स के ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहां जाके आप ये कर सकते हो, फॉर्म्स वगैरह आपसे साइन करवाएंगे और वो इजीली आपका करके दे देंगे। दूसरा है कि आप म्यूचुअल फंड के ऑफिस में भी जा सकते हो, जो भी म्यूचुअल फंड आपके पास में मान लो एसबीआई का म्यूचुअल फंड है या फिर आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड है, तो उनके म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाइए, वहां पे जाके भी आप ये चीज कर सकते हो, कुछ फॉर्म वो साइन करवाएंगे आपके, उसकी मदद से वो कर सकते हो। फिर अगर आपने कोई एजेंट से अगर म्यूचुअल फंड लिया होगा तो उस एजेंट को फोन करिए, बुलाइए घर पे, वो आपको सारी चीजें करवा के दे देगा, फॉर्म वगैरह, क्योंकि उसका काम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी म्यूचुअल फंड की जो मतलब एसआईपी की जो डेट है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों एसआईपी की डेट हम जो चेंज कर रहे हैं, क्या इसमें हमें कुछ चार्जेस भी लगेंगे, क्या कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे क्या? तो फ्रेंड देखिए, चार्जेस का ऐसा है कि जो एसआईपी आप एक एसआईपी जो स्टॉप कर रहे हो उसके लिए तो कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, बट एक एसआईपी स्टॉप करके आप न्यू एसआईपी चालू कर रहे हो, चाहे वो सेम फंड में कर रहे हो या फिर दूसरे फंड में कर रहे हो, पर जो न्यू एसआईपी आप जो चालू कर रहे हो उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, जो कि ट्रांजेक्शन चार्जेस जिसको हम बोलते हैं, जो कि मामूली सा होता है, 100 रुपीज होता है। अब वो 100 रुपीज भी आपको एक साथ नहीं देना पड़ता, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है। ठीक है, तो ये नॉमिनल चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं जब आप न्यू एसआईपी चालू कर रहे हैं उसी फंड में। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जब आप एक एसआईपी को स्टॉप करके दूसरी एसआईपी चालू कर रहे हो, दैट मीन इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एक ईसीएस को स्टॉप करके दूसरा ईसीएस आप चालू कर रहे हो। तो फ्रेंड देखिए, ईसीएस को स्टॉप करने में और ईसीएस को एक्टिवेट करने में 1 महीना लगता है, दोनों ही केस में 1 महीना लगता है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है, मान लो आपकी एसआईपी हर 15 तारीख को कट रही है, आप उस डेट को आप चेंज करके 5 तारीख करना चाहते हो, और आज है 1 तारीख, मतलब 1 जून पकड़ लेते हैं, 1 जून है आज। ठीक है, 1 जून आज म्यूचुअल फंड के ऑफिस में आप गए, आपने एप्लीकेशन लगा दी एक एसआईपी को स्टॉप करने के लिए और न्यू एसआईपी चालू करने के लिए न्यू डेट पे, जो कि 5 तारीख है आपकी न्यू डेट। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आज आपने जो एप्लीकेशन लगाई उसको एक्टिवेट होने के लिए 1 महीना लगेगा, मतलब 1 जून को जो एप्लीकेशन आपने दी वो 1 जुलाई को एक्टिवेट होंगी, और आपकी जो एसआईपी की डेट है वो कितनी है, 15 तारीख, मतलब 15 जून जो डेट आएंगी वहां पे आपकी एसआईपी कटेंगी। जो भी आपकी एसआईपी जा रही है 15 जून को आपकी एसआईपी कटेंगी। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने तो एप्लीकेशन दे दिया मेरी एसआईपी नहीं कटेंगी, 15 जून को आपकी एसआईपी कटेंगी, क्योंकि 1 महीना वहां पे होता नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट एसआईपी जो है आपकी वो 15 जून से नहीं कटेंगी, वो नेक्स्ट एसआईपी तब तक ये ईसीएस एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब 1 जुलाई को ये ईसीएस एक्टिवेट हो जाएगा, और आपने जो डेट सेट करे हैं न्यू वाली वो 5 तारीख सेट की है, मतलब 5 जुलाई से हर महीने आपकी फिर एसआईपी कटना चालू हो जाएंगी, 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर, इस तरीके से फिर कटना चालू हो जाएंगी। ठीक है, बट एक एसआईपी आपकी जरूर कटेंगी। तो आपको जब आप इस तरीके से करते हो, एक एसआईपी को स्टॉप करके दूसरी एसआईपी चालू करने के लिए एप्लीकेशन देते हो, तो आपको एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जो एक नेक्स्ट एसआईपी रहेंगी उसके लिए आपको पैसे जमा रखना है बैंक में, क्योंकि वो कटती है। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने एसआईपी एप्लीकेशन दे दी, दैट मीन्स वो अब एसआईपी जो आपकी जो डेट है, ऑलरेडी जो डेट है आपकी, उस डेट पे एसआईपी नहीं कटेंगी। तो एक एसआईपी आपकी कटेंगी, फिर नेक्स्ट मंथ से नहीं कटेंगी, क्योंकि 1 महीना वो एक्टिवेट होने में लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, एक और चीज है कि ईसीएस बाउंस नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखिए। देखिए दोस्तों, ईसीएस बाउंस अगर होता है तो फिर बैंक आपको चार्जेस लगाता है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से चेक बाउंस होता है, चेक बाउंस के जिस तरीके से चार्जेस लगते हैं, उसी तरीके से ईसीएस बाउंस होने के चार्जेस भी लगते हैं। तो जो भी आपकी एसआईपी की डेट है, उस डेट को आपके बैंक में पैसा अवेलेबल होना चाहिए। अगर पैसा अवेलेबल नहीं है तो फिर ईसीएस बाउंस होता है और उसका चार्जेस आपको देना पड़ता है। और दोस्तों, कंटिन्यूअसली अगर 3 बार ईसीएस बाउंस हो जाता है, मतलब 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 3 बार अगर कंटिन्यूअसली ईसीएस बाउंस हो जाता है, तो ऐसे केस में 3 बार तो चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे आपको। ठीक है, ईसीएस बाउंस के, बट आपकी जो एसआईपी है वो भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगी, ऐसी प्रोविजन है। फिर आगे से आपकी एसआईपी कटेंगी नहीं, मतलब आगे से आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा ही नहीं उस म्यूचुअल फंड में जाने के लिए। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, कंटिन्यूअसली 3 बार ईसीएस बाउंस होने मत दीजिए। वैसे तो 1 बार भी बाउंस होने मत दीजिए, क्योंकि आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, बैंक आपको चार्जेस लगाता है। अब कुछ लोग मुझसे ऐसा भी सवाल पूछते हैं कि जो ईसीएस हमारा बाउंस अगर होता है तो ऐसे में हमारा जो क्रेडिट स्कोर होता है, या फिर हम उसको जो सिविल स्कोर बोलते हैं, क्या हमारा वो खराब होता है क्या? तो फ्रेंड देखिए, सिविल स्कोर को समझना जरूरी है। सिविल स्कोर होता क्या है? देखिए, सिविल स्कोर हमारा कब खराब होता है? जब हम कोई लोन लेते हैं या फिर किसी से पैसा उधार लेते हैं और उसका जो पेमेंट है, उसका जो रीपेमेंट है, वो ऑन टाइम पे नहीं कर पाते, तब हमारा सिविल स्कोर खराब होता है। ठीक है, अब ये जो ईसीएस है ये लोन के लिए भी लगाया जाता है, ये ईसीएस एसआईपी के लिए भी लगाया जाता है, बहुत सारी चीजों के लिए ईसीएस लगाया जाता है। मतलब किसी को भी पेमेंट करना है एक पर्टिकुलर डेट पे, तो उसके लिए ईसीएस लगाया जाता है। अगर आपका ये ईसीएस लोन पेमेंट के लिए लगा हुआ है, मान लो आपने होम लोन लिया, उस होम लोन का पेमेंट करने के लिए आपने ईसीएस लगा दिया, मतलब हर 15 तारीख को आपका लोन का रीपेमेंट जा रहा है। ठीक है, और
किसी डेट पे आपके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो उस दिन आपका ईसीएस बाउंस हो गया, लोन का रीपेमेंट का ईसीएस आपका बाउंस हो गया, तो उस केस में आपका सिविल स्कोर खराब होने की बात आती है। उस केस में आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है। बट यहाँ पे एसआईपी के लिए जो आपने ईसीएस लगाया है, ये कोई लोन का रीपेमेंट आप नहीं कर रहे हो, ये तो खुद का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे सिविल स्कोर खराब होने की बात ही नहीं आती है। अगर आपका ईसीएस बाउंस भी हो गया, चाहे कितने भी बार बाउंस हो, आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे मतलब किसी से पैसे आपने उधार नहीं लिए, जो आप दे रहे हो ये तो खुद का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी बात आती नहीं है सिविल स्कोर खराब होने की। बट एक बात है कि अगर ईसीएस बाउंस होता है तो उसके चार्जेस आपको लगेंगे, बट सिविल स्कोर खराब नहीं होगा अगर एसआईपी में ईसीएस आपका लगा हुआ है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने बात की कि एसआईपी की डेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसका क्लियर कट ऐसा मतलब ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हम डायरेक्टली गए और एसआईपी की डेट को मॉडिफाई कर दिए, ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन की बात करें या फिर ऑफलाइन की बात करें। प्रोविजन कुछ इस तरीके से ही है कि एक एसआईपी आपको स्टॉप करना पड़ेगा और फिर फ्रेश एसआईपी आपको चालू करना पड़ेगा, चाहे आप सेम फंड में करो या फिर दूसरे फंड में करो। तो उस तरीके से आप एसआईपी की डेट चेंज कर सकते हो और साथ ही साथ एसआईपी की अमाउंट को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको मान लो 5,000 रुपये की आपकी एसआईपी चल रही है, अब उसको बढ़ा के आपको 7,000 रुपये करना है, तो जब आप डेट चेंज करोगे उसके साथ साथ अमाउंट को भी चेंज कर दीजिए, वो आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।